नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृता में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक है। उसके आधार पे हम कारक विचार का अध्ययन कर रहे हैं। कारक साथियों हमें टीजीटी में भी पढ़ना है, इसके अतिरिक्त पीजीटी में और टेट, सीटेट, सुपर टेट हर जगह कारक अनिवार्य होता है। इसलिए इस जो है कारक प्रकरण को हर कोई देख सकता है, चाहे जिस एग्जाम में बैठने वाला हो, हर कोई इस कारक को देख सकता है, अध्ययन कर सकता है। तो हम अभी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक हमारे सिलेबस टीजीटी के पाठ्यक्रम में रखा गया है, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसके आधार पे ही कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो कारक प्रकरण में हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में हम क्रम से 4-5 सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। पहला सूत्र जैसे कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, कि कर्ता को जो सबसे ज़्यादा ईप्सित होता है, जिसको सबसे ज़्यादा चाह होती है, उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीय से उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। इसके अंतर्गत जितने उदाहरण आए हमने सबको पढ़ा दिया है। फिर हमने अगला सूत्र जो है तथा युक्तम च अनईप्सितम, कि कर्ता को जो नहीं अनीप्सित होता है, कर्ता को जो अनीप्सित होता है अर्थात जिसकी नहीं चाह होती है, जिसको वह नहीं चाहता है, उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। फिर हमने आगे अकथितम च सूत्र का अध्ययन किया। फिर अकथितम च सूत्र में जो 16 अर्थ, जो 16 धातुएं द्विकर्मक हैं, उन 16 धातुओं का क्रम से हमने कितना और जितना उदाहरण हमारी पुस्तक में दिया हुआ है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में, उन सब का अध्ययन करते हुए साथियों हम आगे बढ़े और हमने एक वार्तिक सूत्र पढ़ा, अकर्मक धातु ही योगे देशः कालः भावो गंतव्यो अध्वा चा कर्म संज्ञक इति वाच्यम। ये वार्तिक सूत्र है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का, कि अकर्मक धातुओं के योग में भी देश काल भाव और गंतव्य पथ की कर्म संज्ञा होती है। और इसके अंतर्गत जो हमारा उदाहरण था कुरुन सोपति, मासम आस्ते, गोदोहम आस्ते और था क्रोशम आस्ते। तो इसको क्रम से देश काल भाव और गंतव्य पथ का 4 उदाहरण दिया है और हमने चारों उदाहरणों का अध्ययन कर लिया है। अब हमारा जो अगला सूत्र हमारा है अधिसिंग अस्था साम कर्म। आइए हम इस सूत्र पर विचार करते हैं, इस सूत्र का अध्ययन करते हैं। तो ये सूत्र हमारा कह रहा है अधिसिंग अस्था साम कर्म, कि सिंह अस्था और आस धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो। उपसर्गों की संख्या 22 होती है, प्रा प्रा अप सम अनु निश निर दुस दुर, इस तरह से जो 22 उपसर्ग हैं, उन्हीं उपसर्गों में से एक उपसर्ग हमारा अधि उपसर्ग भी है। तो ये अधि उपसर्ग किस धातु के पहले लग जाए? सूत्र कह रहा है कि ये अधि जो हमारा उपसर्ग है, सिंह धातु के पहले अगर लगा है अधि, और क्या है अस्था धातु के पहले अगर अधि लग जाए, और आस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाता है, अधि उपसर्ग लग जाता है, तो इनके आधार की, ध्यान दीजिएगा, इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। सूत्र हमारा कह रहा है सिंह अस्था और आस धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा है तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। यानी सिंह अस्था और आस धातुओं का जो आधार है, उस आधार की कर्म संज्ञा होगी। सिंह अस्था और आस धातु जो है साथियों, ये धातुएं हमारी अकर्मक होती हैं। कैसी धातुएं होती हैं? अकर्मक होती हैं। सिंह धातु, अस्था और आस धातु कैसी धातु है? ये धातुएं जो हैं अकर्मक धातु हैं, अकर्मक होती हैं। सिंह अस्था और आस धातु अकर्मक होती है। तो सिंह अस्था और आस धातुओं के पहले क्या लग जाए? सिंह अस्था और आस धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाए, सिंह अस्था आस धातु,
आस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाता है तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। यानी सींग, अस्था और आस धातुओं के पहले यदि क्या लगा हो साथियों, अधि उपसर्ग लगा हो तो इनके आधार की अर्थात इन क्रियाओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है, या कहिए इन क्रियाओं का आधार कर्म संज्ञक होता है। बात वही है। तो इन क्रियाओं का, इनके, या यहाँ लिख देते हैं इन क्रियाओं के आधार की, इन क्रियाओं के आधार की कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा। अधि सींग अस्था साम कर्म सूत्र हमारा कह रहा है कि सींग, अस्था और आस धातुएं अकर्मक धातुएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, आप अपने नोट्स में भी लिखते चलिए। सींग, अस्था और आस धातुएं अकर्मक धातुएं हैं और इन सींग, अस्था और आस धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाए तो सींग, अस्था और आस धातुओं की कौन सी संज्ञा हो? इनके आधार की, यानी इन क्रियाओं के, सींग, अस्था और आस धातु के क्रियाओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। ध्यान दीजिएगा, ये सींग, अस्था, आस, साम कर्म जो है आधार की कर्म संज्ञा करता है। ये ध्यान दीजिएगा, सींग, अस्था और आस धातु जिनके पहले अगर अधि उपसर्ग लग जाए तो वह जो है आधार की कर्म संज्ञा कर देता है। ध्यान से समझिएगा इस परिभाषा को कि सींग, अस्था और आस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाता है तो इन क्रियाओं के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, सींग, अस्था और आस धातुएं अकर्मक धातुएं हैं और ये जो है आधार की कर्म संज्ञा करते हैं। किसकी कर्म संज्ञा करते हैं? आधार की कर्म संज्ञा करते हैं। अभी इसके आगे और भी सूत्र हैं जो वे सूत्र भी आधार की कर्म संज्ञा करते हैं, लेकिन अभी हम पहले इसको देखेंगे कि सींग, अस्था और आस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा है तो ये क्रियाएं जो है आधार की कर्म संज्ञा कर देते हैं, या आधार, इन क्रियाओं का जो आधार होता है वह कर्म संज्ञा होता है। वैसे आधार में कौन सी विभक्ति लगती है? आधार में आधारो अधिकरणे सूत्र से, आधारो अधिकरणे से सप्तमी विभक्ति लगती है, यानी आधार में अधिकरण कारक होता है और अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी। आधारो अधिकरणे से आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। लेकिन अधि सींग, अस्था, साम कर्म सूत्र कह रहा है कि अस्था, आस और सींग, अस्था और आस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाता है तो, ध्यान दीजिएगा, अगर अधि उपसर्ग सींग, अस्था और आस धातु के पहले नहीं लगता है तो आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी, बल्कि आधार में सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। और सींग, अस्था और आस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा है तो उनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। यानी सींग, अस्था और आस धातु ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। कब होगी? जब सींग, अस्था और आस धातु के पहले अधि उपसर्ग लग जाए। अगर अधि उपसर्ग नहीं लगता है तो सींग, अस्था और आस धातुएं जो हैं इनके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी? अधिकरण संज्ञा होगी और उसमें सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। वहाँ अधिकरण कारक हो जाएगा और सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो हम इसको पहले उदाहरण के द्वारा समझते हैं
इसमें कौन कौन सा उदाहरण ऐसा है जो आधार की कर्म संज्ञा कर रहा है? कैसा उदाहरण दिया है? तो इसमें पहला उदाहरण दिया है चंद्रापीड़ा मुक्तशिला पट्टम अधिशिष्ये। चंद्रापीड़ा चंद्रापीड़ा मुक्तशिला पट्टम अधिशिष्ये। ये उदाहरण हमारा है। अब यहाँ सींग धातु आई है शिष्य। शिष्य में कौन सी धातु है? ये सींग धातु है। कौन सी धातु है? सींग धातु है। और सींग धातु के पहले यहाँ कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? आधि। आधि उपसर्ग जुड़ के अधिशिष्य बना है। सींग धातु में अधि उपसर्ग लग गया है तो ये अधिशिष्य बन गया है। ये कह रहा है अगर सींग धातु के पहले अधि उपसर्ग लग जाए तो उसके क्रियाओं का जो आधार है उसी की कर्म संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से? सींग अस्था और साम धातु, सींग अस्था साम कर्म से, अधिसींग अस्था साम कर्म से इसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो इसका आधार क्या है? चंद्रापीड़ा। चंद्रापीड़ है कर्ता। चंद्रापीड़ क्या है? कर्ता है। कादंबरी से उदाहरण लिया गया है। चंद्रापीड़ कर्ता है और अधिशिष्य क्रिया है। अब सींग धातु का शिष्य आया है, इसके पहले अधि उपसर्ग लग गया है, इसलिए शब्द बना अधिशिष्य। अधिशिष्य हमारी कैसी है? क्रिया है। अब इसका आधार क्या है? मुक्तशिला पट्टम। आधार क्या है? मुक्तशिला पट्टम। मोतियों के शिला के पटरी पर, मोतियों के शिला पर या मोतियों की शिला की पट्टम माने पटरी पर, अधिशिष्य माने सो गया। सींग का अर्थ क्या होता है? सींग धातु का क्या अर्थ है? सींग का अर्थ जो सींग धातु है इसका मतलब सोना होता है। अस्था धातु, अस्था धातु का क्या अर्थ हो जाएगा? अस्था धातु ठहरना। अस्था धातु ठहरना और आस धातु का अर्थ होता है बैठना। ये धातुएं हैं। सींग यानी सोना, स्था यानी ठहरना, आस यानी बैठना। तो चंद्रापीड़ करता है और अधिशिष्य क्रिया है और इस क्रिया का आधार क्या है? मुक्तशिला पट्टम यानी मोतियों के शिला की पटरी पर अधिशिष्य लेट गया, सो गया। कौन सो गया? चंद्रापीड़। अब यहाँ मुक्तशिला पट्टम में द्वितीया विभक्ति है, कर्म संज्ञा हो गई है, इसमें द्वितीया लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि सूत्र हमारा कह रहा है अगर अधि सींग अस्था साम यानी सींग धातु के पहले अगर अधि लग जाए तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। तो यहाँ शिष्य जो हमारा है ये सींग धातु है और इस सींग धातु के पहले अधि उपसर्ग लगा है, इसीलिए मुक्तशिला पट्टम में की कर्म संज्ञा हुई और उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हुआ है मुक्तशिला पट्टम। द्वितीया विभक्ति का एक वचन। चंद्रापीड़ मुक्तशिला की, मोतियों के शिला की पटरी पर सो गया या लेट गया, इसका यही अर्थ है। तो इस क्रिया का आधार क्या है? मुक्तशिला पट है, मोतियों की शिला की पटरी पर लेटा, और वैसे आधार में अधिकरण कारक होता है। तो साथियों हम क्या देख रहे थे कि चंद्रापीड़ जो है मुक्तशिला पट्टम अधिशिष्य मोतियों की शिला की पटरी पर लेट गया या सो गया। अब अधिशिष्य क्रिया है, सिंग धातु इसमें आई है, सिंग धातु के पहले यहाँ अधि उपसर्ग लगा है, इसलिए अधिसिंग अस्था साम कर्म से इसके आधार की कौन सी संज्ञा हो गई है? कर्म संज्ञा हो गई है और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और अगर मान लीजिए यहाँ अधि उपसर्ग ना लगा होता तो हमारा वाक्य क्या बन जाता है?
तब हमारा यह वाक्य बनता चंद्रः पीडः मुक्त शिलापट्टे शिष्य हो जाता। चंद्रापीड़ा मुक्त शिलापट्टे शिष्य। अगर अधि उपसर्ग नहीं लगेगा तो इसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी, बल्कि आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और उसमें सप्तमी विभक्ति लग जाती है। तो जब यहाँ अधि उपसर्ग नहीं लगेगा तो हमारा वाक्य बनेगा चंद्रापीड़ा मुक्त शिलापट्टे अधिशिष्य। चंद्रापीड़ मोतियों की शिला की पटरी पर लेट गया, सो गया। तो मुक्त शिलापट्टे में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी का एक वचन है। मुक्त शिलापट्टे में सप्तमी का एक वचन है। क्यों यहाँ इस वाक्य में बना? क्योंकि यहाँ अधि उपसर्ग नहीं लगा है, इसीलिए आधार की कर्म संज्ञा ना होकर के अधिकरण संज्ञा हुई और उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगर जब यहाँ अधि उपसर्ग लग जाएगा तभी आधार की कर्म संज्ञा होगी, जैसे ऊपर वाले वाक्य में चंद्रापीड़ा मुक्त शिलापट्टम अधिशिष्य। अब सिंह धातु के पहले यहाँ अधि उपसर्ग लग गया है, इसलिए अधिसिंह अस्था साम कर्म धातु से कर्म सूत्र से इस आधार की कौन सी संज्ञा हो गई साथियों? कर्म संज्ञा हो गई और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होके हमारा शब्द बना चंद्रापीड़ा मुक्त शिलापट्टम अधिशिष्य। तो हमारा जो है ये हम समझने के लिए लिखे थे कि अगर अधि उपसर्ग नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा? तो अधि उपसर्ग अगर नहीं लगेगा तो हमारा वाक्य बनेगा चंद्रापीड़ा मुक्त शिलापट्टे शिष्य। ध्यान दीजिएगा, जब श्रींग धातु के पहले अधि उपसर्ग लगेगा तभी उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी और उसमें द्वितीय लगेगी। अगर श्रींग धातु के पहले अधि उपसर्ग नहीं लगा है तो उसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि अगर अधि उपसर्ग नहीं लगा है तो श्रींग धातु के आधार की अधिकरण संज्ञा होके उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। तब हमारा वाक्य बनेगा चंद्रापीड़ा मुक्त शिलापट्टे शिष्य। और हमारा इस सूत्र में दिया है अधिसिंह अस्था साम कर्म में कि चंद्रापीड़ा मुक्त शिलापट्टम अधिशिष्य, क्योंकि यहाँ शिष्य सिंह धातु है, इसके पहले अधि उपसर्ग आया है, इसलिए अधिसिंह अस्था साम कर्म से इसके आधार की कर्म संज्ञा हुई और मुक्त शिलापट्टम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। हमारा शब्द बना चंद्रापीड़ा मुक्त शिलापट्टम अधिशिष्य। इतना आ गया होगा समझ में। अब अगला जो उदाहरण है दूसरे नंबर का, दूसरा उदाहरण है अस्था धातु। अस्था यानी ठहरना, इसका धातु है। दूसरा उदाहरण है अर्धासनम। अर्धासनम गोत्र भिदो अधितस्थो। अर्धासनम गोत्र भिदो हमारा अगला वाक्य है साथियों अर्धासनम गोत्र भिदो अधितस्थो। अब हम यहाँ देखेंगे ये तस्थो जो शब्द हमारा है ये कौन सी धातु है? अस्था धातु है। कौन सी धातु है? अस्था धातु। और इस अस्था धातु का शब्द हमारा आया, इसके पहले यहाँ अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अधि उपसर्ग लगा है किस धातु में? अस्था धातु में। अस्था धातु में यहाँ अधि उपसर्ग लग के हमारा शब्द बना अधितस्थो। अधितस्थो यानी ठहरता है, बैठता है, ठहरता है। कौन ठहरता है? गोत्र भिदो यानी इंद्र। इंद्र के अर्धासनम, गोत्र भिदो इंद्र के अर्धासनम आधे आसन पर अधितस्थो बैठता है। इंद्र के आधे आसन पर बैठता है तो अधितस्थो ये हमारी क्रिया हो गई, अस्था धातु की है। अधितस्थो क्या हो गई? क्रिया हो गई। और इस क्रिया का आधार क्या है? अर्धासनम है। क्रिया का आधार हमारा क्या है?
अर्धासनम शब्द हमारा है। आधे आसन पर, यही हमारी क्रिया का आधार है। किसके आधे आसन पर? यहाँ आया गोत्रभिदो, इंद्र के आधे आसन पर बैठता है। तो ये इसका यही है कि इंद्र के आधे आसन पर बैठता है। अधितस्थो क्रिया का आधार क्या है? अर्धासनम। आसन क्रिया का आधार है और वो भी आसन के आधा आसन, अर्धासनम लिखा है। आसन क्रिया का आधार है और कैसा आसन है? अर्धासन है, आधा आसन है। तो यहाँ अर्धासनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि अस्था धातु के पहले यहाँ अधि उपसर्ग आया है। अस्था धातु के पहले यहाँ अधि उपसर्ग आया है। साथियों, हमारा शब्द क्रिया क्या है? अधितस्थो। ये अस्था धातु के पहले अधि उपसर्ग आया है, इसीलिए अधिसिंह अस्था साम कर्म धातु से इस क्रिया का जो आधार अर्धासनम है, इसकी कर्म संज्ञा होके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ अधि उपसर्ग ना लगा होता तो क्रिया का आधार कर्म संज्ञक नहीं होता, बल्कि आधार में अधिकरण संज्ञा हो जाती और उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता। तब हमारा ये शब्द क्या बन जाता? तब ये हमारा शब्द बन जाता अर्धासने गोत्रभिदो तस्थो हो जाता। तस्थो शब्द बनता अर्धासने गोत्रभिदो तस्थो, यानी अर्धासने तस्थो या अर्धासने गोत्रभिदो तस्थो। तो हमारा अगर अस्था धातु के पहले यहाँ जो है अधि उपसर्ग नहीं लगता तो इसके आधार की जो अर्धासनम ये आधार है, इस आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी, और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो इसके आधार में अधिकरण संज्ञा होके सप्तमी विभक्ति बन लगेगा, और सप्तमी विभक्ति में अर्धासनम का अर्धासने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धासने हो जाएगा। अर्धासने गोत्रभिदो तस्थो, कि आधे आसन पर बैठता है। किसके? गोत्रभिदो, जो है इंद्र के आधे आसन पर बैठता है। ये वाक्य हमारा बनता। लेकिन अधिसिंह अस्था साम कर्म कह रहा है कि यदि सिंह अस्था और आस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाए तो जो आधार है उस आधार की कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा होके इसमें कौन सी विभक्ति लग गई? द्वितीय विभक्ति। अधिसिंह अस्था साम कर्म से कर्म संज्ञा हुई अर्धासनम की, और कर्म संज्ञा होने के कारण इस अर्धासनम में कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ और हमारा वाक्य बना गोत्रभिदो अधितस्थो। किस पे? अर्धासनम। अर्धासनम गोत्रभिदो अधितस्थो। आ गया होगा समझ में आपके? क्योंकि अस्था धातु के पहले यहाँ अधि उपसर्ग लगा है, इसलिए इस क्रिया का आधार जो अर्धासनम है, इसकी अधिसिंह अस्था साम कर्म से कर्म संज्ञा हो गई और उसमें द्वितीय विभक्ति लग के अर्धासनम शब्द बना है। तो कर्म संज्ञा अर्धासनम की हुई है, ध्यान दीजिएगा। कर्म संज्ञा किसकी हुई है? अर्धासनम की, क्योंकि क्रिया का आधार अर्धासन ही है, इसीलिए अर्धासन की कर्म संज्ञा हुई। किस सूत्र से हुई? अधिसिंह अस्था साम कर्म सूत्र से हुई। अगर यहाँ अस्था धातु के पहले अधि उपसर्ग ना लगे तो तब हमारा ऐसी स्थिति में वाक्य बनेगा अर्धासने गोत्रभिदो तस्थो, कि इंद्र के आधे आसन पर बैठता है। तब आधार की अधिकरण संज्ञा होके उसमें सप्तमी विभक्ति लग जाएगी और हमारा वाक्य बनेगा अर्धासने गोत्रभिदो तस्थो। आ गया होगा आपकी समझ में? अब इसका एक उदाहरण और है, अस्था आस। आस धातु का एक उदाहरण और हम देख लेते हैं। आस धातु का उदाहरण एक है, भूपति सिंहासनम अध्यास्ते। भूपति सिंहासनम अध्यास्ते। भूपति सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है।
अब अध्यास्ते में कौन सी धातु आ गई है? आस धातु आई है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अध्यास्ते में आस धातु है और इस आस धातु के पहले अधि उपसर्ग लगा है। आस धातु के पहले यहाँ अधि उपसर्ग लगा है और हमारा क्रिया क्या बन गया? अध्यास्ते बन गया। किसके अध्यास्ते? सिंहासनम अध्यास्ते। सिंहासन पर बैठता है। कौन बैठता है? भूपति, राजा। राजा सिंहासन पर बैठता है। तो बैठने का जो आधार है, बैठना क्या हो गया? क्रिया है। इस क्रिया का आधार क्या है? सिंहासन है। और उस सिंहासन पर कौन बैठ रहा है? भूपति, राजा बैठ रहा है। तो राजा किसका आधार है जो बैठने का? वह क्या है? सिंहासन है। तो सिंहासन की यहाँ कर्म संज्ञा हो गई। किस सूत्र से? अधिसिंह अस्था साम कर्म से। अधिसिंह अस्था साम कर्म से, ध्यान दीजिएगा, इस सिंहासनम की कर्म संज्ञा हो गई। और कर्म संज्ञा जहाँ होती है, हमने बताया कि उसमें कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति लग जाती है। इसीलिए सिंहासनम में क्या है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसीलिए सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आस धातु के पहले यहाँ अधि उपसर्ग लगा है और हमारा शब्द बना है अध्यास्ते। यहाँ आस धातु के पहले अधि उपसर्ग लगा है और शब्द बन गया अध्यास्ते। इसीलिए आधार की अधिसिंह अस्था साम कर्म से कर्म संज्ञा हुई और उसमें द्वितीय विभक्ति लगी। क्योंकि ये सूत्र हमारा कहता है अधि सिंह और स्था धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाए तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय का प्रयोग होता है। इसीलिए सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगर इस वाक्य में हम अधि उपसर्ग ना लिखें, अधि उपसर्ग ना आए, तो आधार की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अगर अधि उपसर्ग नहीं जुड़ता है तब आधार की अधिकरण संज्ञा होगी। अधिकरण संज्ञा होने के कारण इसमें सप्तमी लगेगा और हमारा वाक्य क्या बन जाएगा? ऐसी स्थिति में हमारा वाक्य बनेगा साथियों, भूपति सिंहासने। अब यहाँ आधार जो है इसमें द्वितीय लगी है और इसमें सप्तमी लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि अधि उपसर्ग ना लग के यहाँ आस्ते शब्द है। भूपति सिंहासने आस्ते। भूपति सिंहासन पर बैठता है। में पै पर सप्तमी का एक वचन। आधार में अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण जहाँ होता है वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या है? में पै पर। भूपति यानी राजा, सिंहासने सिंहासन पर, आस्ते माने बैठता है या बैठा है। राजा सिंहासन पर बैठता है या राजा सिंहासन पर बैठा है। तो यहाँ आधार की कौन सी संज्ञा हो गई? सिंहासने में अधिकरण संज्ञा हुई और इसमें सप्तमी विभक्ति लग गया। क्यों लगा? क्योंकि यहाँ आस धातु है। कैसी धातु है? आस्ते। आस्ते हमारी आस धातु है और इस आस धातु के पहले कोई उपसर्ग नहीं लगा है। आस धातु के पहले यहाँ कोई उपसर्ग का मतलब अधि उपसर्ग यहाँ नहीं लगा है। इसीलिए आधार की अधिकरण संज्ञा हुई और उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। जब आस्ते यानी आस धातु के पहले जब यहाँ अधि लग गया है, इसीलिए अधिसिंह अस्था साम कर्म से इस क्रिया का जो आधार सिंहासन है, इस सिंहासन की कर्म संज्ञा हो गई और कर्म संज्ञा होने के कारण इसमें द्वितीय का प्रयोग हो गया और हमारा शब्द बना सिंहासनम। कैसा शब्द बना? सिंहासनम। भूपति सिंहासनम अध्यास्ते। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। भूपति सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है। और जब अधि उपसर्ग नहीं लगेगा तब हमारा वाक्य होगा भूपति सिंहासने आस्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है। तो अधि सिंह अस्था साम कर्म जो है सूत्र हमारा कह रहा है, सिंह अस्था और आस धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग लग जाता है तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। अधिसिंह अस्था साम कर्म, यह आधार की कर्म संज्ञा करता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अपने नोट्स में नोट कर लीजिए कि यह आधार की कर्म संज्ञा करता है, वहीं लिख लीजिए। ये सूत्र अधिसिंह अस्था साम कर्म किसकी कर्म संज्ञा करता है? आधार की कर्म संज्ञा करता है।
तो इस तरह से हमारे 3 उदाहरण थे। हमने सिंह, आस्था और आस धातुओं का बताया। चंद्रः पीड़ा मुक्त शिला पट्टम अधिशिष्ये जो है अर्धाश्रम गोत्रभिदो अधितस्थो भूपति सिंहासनम अध्यास्ते। तो ये अधि उपसर्ग सारे उदाहरणों में अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसीलिए उनके आधार की चंद्रा पीड़ा मुक्त शिला पट्टम आधार है, उसकी कर्म संज्ञा हो गई। भूपति सिंहासनम आधार है, उसकी कर्म संज्ञा हुई और उसमें द्वितीय लगा। अर्धासनम गोत्रभिदो अधितस्थो, अर्धासनम आधार है और आधार की कर्म संज्ञा हो गई और उसमें द्वितीय लगा। क्यों लगा? क्योंकि सिंह, आस्था और आस धातुओं के पहले अधि उपसर्ग लगा हुआ है तीनों उदाहरणों में। अगर अधि नहीं लगता है तो उसमें कौन सा लग जाएगा? सप्तमी का प्रयोग होगा। तो चंद्रा पीढ़ा मुक्त शिला पट्टे शिष्ये अर्धासनम गोत्रभिदो तस्थो भूपति सिंहासने आस्ते, ये शब्द बनेगा। यानी आधार की अधिकरण संज्ञा होगी और अधिकरण संज्ञा होके उसमें सप्तमी लग जाएगा। कब होगा? जब अधि उपसर्ग नहीं लगेगा तब होगा। ध्यान दीजिएगा, जब अधि उपसर्ग नहीं लगेगा तभी होगा। जब अधि उपसर्ग लग जाएगा सिंह, आस्था और आस धातुओं के पहले तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे हमने 3 उदाहरणों को पढ़ा। चंद्रा पीड़ा मुक्त शिला पट्टम अधिशिष्ये अर्धासनम गोत्रभिदो अधितस्थो भूपति सिंहासनम अध्यास्ते। तो इनके आधार की कर्म संज्ञा हुई और उसमें द्वितीय का प्रयोग हुआ। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः साथियों, नमः संस्कृता।